Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and fantastic. So, this is Rahul Nilatkar again back with the another subtopic of the chapter sectors of Indian economy from economics. Okay, so in the last video we have seen the basic framework of the chapter primary, secondary, and tertiary sector and how those sectors are interdependent on each other. That part we have seen. In this video, we are going to see about the GDP and comparing the three sectors. जीडीपी एंड कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स. अब जीडीपी एग्जैक्टली कंसेप्ट समझने के पहले देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह हमको करना पड़ता है. ओके, सो we all are knowing that three sectors, तीन सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, एंड लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन द सेक्टर. अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें एग्रीकल्चर आता है और भी बहुत सारी सेक्टर उसमें आते हैं. हमने देखा है बहुत सारी और भी अदर सर्विसेज उसमें आती है. तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कितनी गुड्स उसमें बने, कितने सर्विसेज उसमें मतलब कितने गुड्स उसमें बने. ओके, तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. बाद में अगर हम बात करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर की, तो वो भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. और टर्शियरी सेक्टर की, हमको ये बात तो क्लियर है कि तीनों सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उसमें बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है. अब ये इतना सारा कैलकुलेट कैसे करना, जीडीपी वही है, इतना सारा कैलकुलेट कैसे करना. हमको पता है कि इसको काउंटिंग और कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो सकता है. बराबर है कि नहीं बराबर है, कि इतना कैलकुलेट कैसे करना कि भाई प्राइमरी में इतना हो गया, सेकेंडरी में इतना हो गया, टर्शियरी में इतना हो गया, उसको ऐड करो. अब जीडीपी मतलब क्या है, जीडीपी मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, द सम ऑफ दैट, sum of the final goods and services produced in all three sectors in a particular year. अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैसे काउंट करेंगे वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं. सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन काउंटिंग एंड कंपेयरिंग. अब काउंटिंग एंड कंपेयरिंग में प्रॉब्लम तो होने वाला है, इतना सब करना अगर काउंटिंग और कंपेयरिंग अगर हमको है तो. सो व्हाट वी डू, वी ऐड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट नंबर. हम वैल्यू को ऐड करते हैं ना कि नंबर को. ओके, ना कि नंबर को. अब वैल्यू को ऐड करते हैं, नंबर को नहीं. मतलब कैसे, अब मान लेते हैं कि अगर हम बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें आ गया, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मान लेते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग भी उसके अंदर आ गया. अब कार मैन्युफैक्चरिंग में मैंने 10 कार मैन्युफैक्चर किए, इधर मैंने 10 बिस्किट के पैकेट्स मैन्युफैक्चर अगर किए, तो 10 बिस्किट के पैकेट अगर मैन्युफैक्चर किए तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इधर भी 10 प्रोडक्शन हुआ, इधर भी 10 प्रोडक्शन हुआ, तो ये इक्वल है. ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते. तो हम वो प्रोडक्ट का नंबर काउंट नहीं करने वाले हैं, उसकी वैल्यू काउंट करने वाले हैं. उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल यूज किया गया है, सो वी आर गोइंग टू काउंट दैट वैल्यू ऑफ दैट. Okay, so the 10 biscuits packet value will be different and the value of the 10 cars will be absolutely different. ओके, आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा. सो इसी ये बोला गया है कि वी ऐड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट नंबर. हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करते हैं, ना कि उसका नंबर हम ऐड करते हैं. सो एग्जांपल के तौर पे देखो, आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया है, 10 kg ऑफ व्हीट is of rupees 20. So what will be the value of that? 200 rupees. तो 10 किलो व्हीट जो है, ओके, वो कितने रुपए का होगा, 200 रुपए का होगा. 10 kg ऑफ व्हीट ऑफ रुपीज 20 पर केजी, 20 पर केजी है, 20 मल्टीप्लाई बाय 200, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 200. वेयर कार्स की अगर हम बात करेंगे, दूसरे कोई चीजों की बात करेंगे, तो एक कार मान लेते हैं 4 लाख की, 3 लाख की है, मल्टीप्लाइड बाय दैट वो उसकी वैल्यू काउंट होगी. मतलब जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी फाइनल इसकी वैल्यू हम काउंट करने वाले, ना कि नंबर. We are not going to count the number of the services, number of the goods produced. Okay, we are going to count the value of that. Okay, so add the value of final goods and services only. Final goods and services की वैल्यू हमको ऐड करनी है, हमको इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करनी है. अब आपके मन में एक सवाल आ सकता कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या, इंटरमीडिएट गुड्स हम काय को बोलेंगे. सो अगर हम बात करेंगे बिस्किट के पैकेट की, अपने बुक में भी वो एग्जांपल दिया है, बिस्किट के पैकेट की अगर हम बात करेंगे तो बिस्किट बनाने के लिए व्हाट इज द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मान लेते हैं व्हीट. ओके, व्हीट फ्लोर, ठीक है. सो उसका आटा बनाना पड़ेगा ना, तो व्हीट जो है वो रॉ मटेरियल हो गया. मान लेते हैं एक बिस्किट के पैकेट के लिए मान लेते हैं कि एक बिस्किट के पैकेट के लिए कुछ तो भी 10 रुपए का व्हीट लग गया फॉर एग्जाम्पल. तो उसके बाद में उसके ऊपर प्रोसेसिंग की गई, ऐसा करके वो 15 रुपए में मैन्युफैक्चर हुआ.
₹15 में मैन्युफैक्चर हुआ, ₹10 का बिट उसमें लग गया, ₹5 जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग वगैरह की गई उसके ₹5 उसमें ऐड हो गए ₹15। जब वो होलसेलर के पास में जाएगा तो होलसेलर के पास में उसके भी पैसे उसमें ऐड होंगे, तो ₹5 उसके ऐड हो गए ₹20। मतलब आपको जो ₹20 का बिस्किट का पैकेट मिल रहा है तो वो ₹20 में मिल रहा है, तो दैट ₹20 विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट हम फिर से नहीं करेंगे। आई बात ध्यान में। मान लेते हैं कि वो वीट का हमने ₹10 दे दिए थे, जो सेकेंडरी सेक्टर वाले होंगे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं बिस्किट्स का, उन्होंने ₹10 ऑलरेडी दे दिए हैं। किसको दे दिए हैं? जो भी फार्मर जिनसे भी उन्होंने वीट वगैरह लिया होगा, तो वो ₹10 फिर से हम कैलकुलेट नहीं करेंगे नीचे, फिर से वो नीचे कैलकुलेट करते करते नहीं लाएंगे, वो वहीं पे क्या एक साथ में वो प्रोडक्शन की फाइनल वैल्यू को ही हम कैलकुलेट करेंगे, जो फाइनल वैल्यू बनेगी। कंज्यूमर के हाथ में कितने रुपए में आ रहा है बिस्किट का पैकेट? मान लेते हैं कंज्यूमर के हाथ में बिस्किट का पैकेट, मैंने जैसे एग्जांपल बताया ₹20 में आ रहा है, तो ₹20 की वैल्यू को हम काउंट करेंगे। ओके, उसके इंटरमीडिएट गुड्स को फिर से हम काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे से एक एग्जाम्पल के साथ में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, देखते हैं कि जैसे ए एक व्यक्ति है, वन इज बी एंड अनदर इज सी, सो ए बी सी दीज आर द थ्री डिफरेंट पीपल। ओके, सो अब ए जो है, ये ए ने क्या किया, एक प्रोडक्शन किया, मान लेते हैं ये ए ने प्रोडक्शन किया एलोवेरा का, एलोवेरा का प्रोडक्शन किया ए ने, वो एलोवेरा की प्रोडक्शन की मतलब एलोवेरा ₹50 का। अब एलोवेरा तैयार किया, मतलब ये एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, मतलब प्राइमरी सेक्टर की हो गई एक्टिविटी को। अगर हम वैसे सेक्टर में बात करेंगे तो एक आई की हो गई, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी हो गई। वैसे अगर सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो ₹50 का एलोवेरा। अब वो एलोवेरा का कोई प्रोडक्ट बनाना था, एलोवेरा का कोई दवाई वगैरह बनानी थी, तो वो सेकंड पर्सन जो बी है उसने ₹50 का एलोवेरा खरीदा, और वो उसने ₹50 का एलोवेरा खरीदने के बाद में उसने उससे प्रोडक्ट बना दिया एलोवेरा का, कोई दवाई बना दी उसने एलोवेरा की, तो ही मेड सम मेडिसिन ऑफ दैट, सो ही मेड एंड ही जस्ट सेल इट एट ₹80। ₹80 में उसने वो मेडिसिन बनाई, ₹50 उसमें उसने पे कर दिए ऊपर वाले को, मतलब ये जिसको बोलेंगे फार्मर को, ओके, जिससे भी उसने एलोवेरा लिया होगा। सो अब दिस सी पर्सन इज अ होलसेलर, ही इज अ बी पर्सन इज मेकिंग the product from the aloe vera, so he is coming in which sector? अगर हम सेक्टर्स की बात करेंगे तो ये प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, और ये हो जाएगा टर्शियरी। अब टर्शियरी कैसे? अब सी पर्सन जो है, मान लेते हैं वो होलसेलर है, प्रोडक्ट्स ले रहा है, और वो होलसेलर लेके वो बेच रहा है, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मतलब सर्विस प्रोवाइडर भी टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। आपको पहले वीडियो में मैंने ये बात क्लियर कर दी थी। सो सी जो है तो वो सर्विस प्रोवाइड करना, तो इस सी ने क्या किया, ये ₹80 में इसने यहाँ से लिया है, और उसने उसकी खुद की ₹30 उसमें जोड़े, जो कि उसका प्रॉफिट रहेगा। ओके, मान लेते उसने खुद के ₹20 जोड़े, ना कि ₹30, ठीक है, तो उसने ₹100 में वो प्रोडक्ट को बेचा। अब ये जो ₹100 में उसने प्रोडक्ट को बेचा सेलर ने, तो ये ₹100 में जो प्रोडक्ट को बेचा, तो मार्केट में प्रोडक्ट कितने रुपए में आ रहा है? ₹100 में आ रहा है। ओके, सो मार्केट प्रोडक्ट कितने रुपए में आ रहा है? ₹100 में आ रहा है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं ये मैंने आपको बताया फार्मर ने दिया एलोवेरा, तो पी प्राइमरी सेक्टर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उसके एलोवेरा से कोई प्रोडक्ट बनाया गया, कोई दवाई बनाई गई, सो दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी हो गया टर्शियरी। मान लेते हैं इतनी ही इकोनॉमी है। ओके, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस एग्जांपल to understand that intermediate goods and services are not to be included for that purpose, and final value, this final goods value only we have to calculate. For that purpose I am explaining you this example. ओके, सो अगर हम इसकी अगर बात करेंगे कि अब इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो कितना हो गया? 1 ये हो गया 230, ठीक है ना। सो ₹230 हम बोलेंगे कि ₹230 में जो है ₹230 इसकी वैल्यू होगी इकोनॉमी की, जीडीपी अगर हम बात करेंगे कि मान लेते हैं ये फाइनल सर्विसेज है इस पर्टिकुलर ईयर की, तो ₹50, ये ₹80, ये ₹100, तो ₹230 हो गया, ऐसा हमको लगेगा। तो अगर ऐसा हमको लगता है, so this is completely wrong. Okay, now why this is completely wrong? Let's see. We have already said that we have to add the value of final goods and services.
नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज हर बार यहाँ पे जो है वो ऐड होते जा रहा है। अभी हम सेकंड तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो देखिए अब 50 रुपए जो है ये सेकेंडरी सेक्टर वाले ने प्रोडक्शन करने के लिए एलोवेरा लिए, तो 50 रुपए इनको दे दिए, तो यहाँ पे 50 रुपए का प्रोडक्शन हो गया, फाइनल उसकी वैल्यू 50 रुपए हो गई। Now here in the secondary sector, this 80 rupees include this 50 rupees also, which is paid to that farmer. Okay, so एक्चुअली कितने रुपीस का प्रोडक्शन हुआ, फिर यहाँ पे 30 रुपीस का प्रोडक्शन हुआ, 30 रुपीस की एक्टिविटी यहाँ पे हुई, बराबर है। तो फाइनल जो गुड्स बने या उसकी वैल्यू कितनी हो गई, प्रोडक्शन की कितनी हो गई, 30 रुपीस हो गई है यहाँ पे, क्योंकि 50 रुपए तो इसने इनको दिए है ना, तो वो उसमें इंक्लूडेड है ना, तो 30 रुपीस ही उसमें प्रोडक्शन की वैल्यू हो गई। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसको ये प्रोडक्ट जो है 80 रुपीज में मिला है, जो ये सेलर है, सर्विस प्रोवाइडर है, जो सेल कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है, टर्शियरी सेक्टर में आ रहा है, उसको ये 80 रुपीज में मिला, उसने अपने खुद के कितने जोड़ दिए यहाँ पे 20 रुपीज। मतलब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 50 का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे 30 का रुपीज कितने जनरेट हो रहे हैं या वैल्यू कितनी जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे 50 जनरेट हो रही है, यहाँ पे 30 जनरेट हो रही है, यहाँ पे 20 जनरेट हो रही है। सो 50 30 20, so here the final value is ₹100 only, getting or not? so मतलब अगर हम उसकी फाइनल जो वैल्यू काउंट करेंगे तो वो ₹100 ही रहेंगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो इंटरमीडिएट गुड्स को हम डबल काउंट कर रहे थे। यहाँ पे वी आर काउंटिंग इट अगेन एंड अगेन, 50 रुपीज यहाँ पे भी काउंट कर लिए, यहाँ पे भी काउंट कर लिए, यहाँ पे भी काउंट कर लिए, जो कि वहां पे उसके बनाने के लिए जो एलोवेरा लग रहा है, इंटरमीडिएट जो गुड्स है। सो वो फिर से यहाँ पे हमने काउंट कर लिया था। इसके लिए हमको 230 का फिगर दिख रहा था, जो कि रॉन्ग था। हालांकि हमारा फिगर कितना आना चाहिए, 100 रुपीज ही होना चाहिए, बिकॉज 100 रुपीज, व्हाई इट शुड बी 100 रुपीज ओनली, बिकॉज अगर हम उसके एक्चुअल वैल्यू देखेंगे हर एक सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो वो 50 30 20 ही है, गेटिंग और नॉट? सो इसलिए 100 रुपीज ही इसकी वैल्यू काउंट होगी। जो फाइनल वैल्यू है उसको ही हम काउंट करेंगे, उसके जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हम काउंट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको पेमेंट जो है वो कर दिया गया है, वो पे हो गया है, उस सेक्टर का वो कंप्लीट हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल from this example. That's why it is said that we have to add the value of final goods and services only. Intermediate goods are not included. Now why that are not included, that I have already told you why these intermediate goods are not included. Okay, because it is already included. This is written over here because it is already included. Yes, so I have explained you with the example how it is already included. गेटिंग और नॉट? 100 रुपए का अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं एलोवेरा का बना हुआ, तो ऑलरेडी उसमें 50 रुपए जो दिए गए हैं प्रोडक्शन वाले को, सॉरी जो एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल लिया उसको, तो वो ऑलरेडी पे कर दिए हैं ना। सो इसलिए दिस इज व्हाट द फाइनल वैल्यू, दैट्स द रीजन दिस इज द फाइनल वैल्यू, 100 रुपीज इज द फाइनल वैल्यू, गेटिंग और नॉट? सो दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द जीडीपी। सो जीडीपी इज नथिंग बट द calculation of the final products in the GDP is clear to you all. So what is the exact definition of GDP? Let's have a look. GDP means what? Gross domestic product, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year. How to sum up? Then sum up the production of all three sectors, it will give you GDP. हर एक सेक्टर की प्रोडक्शन को कैलकुलेट करके वैल्यू को उसके सम अप करेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? जीडीपी मिलेगा, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर। Okay, here the word domestic is very most important. Domestic means what? Within the country. Means what? While calculating the GDP, we are focusing on the production in the country, within the country, within the boundaries of the country. Okay. If let's take an example, if any multinational company is coming in our country, any MNC is coming in our country, and MNC is starting its setup in our country. So it is a foreign direct investment, we can say. Many of the times our honorable prime minister even says for the make in India. So what is make in India? We have to make the things in India. Another countries people can come, they can start their production house over here. So what will be our benefit in that? They will be producing the things over here, they will be giving the employment to the people in our country. They cannot bring all the people from their countries. So people will get employment, and that people will earn money. Okay, and naturally if they will earn money, so they will do expenditure also, and it will
add to our economy. So in this way, that goods and services which are produced in the boundaries of our country are coming under the GDP. It is a gross domestic product. Okay, so if we are thinking about a person living in any of the country outside the India and he is sending money to his parents, so that will not be calculated in the GDP. It will not be the part of Indian GDP. It will be part of that country's GDP because he is just giving that money to his relative in our country. Okay, that we will learn in the concept of GNP. Okay, that Indian person is living over there and doing some work and all that. But here now today we have to focus on the GDP's concept. So I hope the concept of GDP is very clear to you all, that gross domestic product, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year. How to calculate that, how we have to exclude the intermediate goods, that even I have told you. I hope the concept of GDP is clear to you all, and you all students are understanding the concepts explaining the videos. Okay, I hope you all are reading the textbook, you all are underlining the important points. You have to read this GDP's concept from your textbook also. You have to find your own notes also. If you can make your own notes, then you can make your own notes also. So this is all for this video, dear students. Here we have understood the concept of GDP. Okay, if you have any difficulty, any doubt you have, you can ask through NTAP to your teachers. Okay, so this is what for this video. In the next video we will see the other concepts. Thank you.